दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का पंकज अकेडमी ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। आप हमें फेसबुक पेज @पंकज अकेडमी ऑनलाइन पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव प्रकरण का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था स्वपोषी पोषण, हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं विषमपोषी पोषण। प्रत्येक जीव पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि किसी भोजन स्रोत जैसे क्या है वो अचल है, ठीक है, अचल का मतलब जो चल नहीं सकता है, ठीक है, स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, उसको क्या कहेंगे हम? अचल कहेंगे, ठीक है। या गतिशील है, गतिशील में कौन आएगा? हिरण, ठीक है। दोनों प्रकार के भोजन का अधिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। जैसे कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उनका अवशोषण करते हैं। देखो, कुछ जीव क्या करेंगे, भोजन का जो विघटन है या मतलब यह कि भोजन को तोड़ने का काम है, वो क्या करेंगे? बाहर ही करेंगे। कहाँ? शरीर के बाहर, ठीक है। तो ये है इनका, जैसे क्या बोले इसको कोई फंगस है, ठीक है, फफूंदी है, यीस्ट है, तो ये क्या करेगी? भोजन जो है यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको शरीर के बाहर ही क्या करेगी? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेगी और फिर क्या करेगी? इसको अंदर लेगी। आ रही है बात समझ में? और हम क्या करते हैं? हम भी सेम करते हैं। पहले हमारे जो रोटी होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांटते हैं और फिर हम क्या खाते हैं? उनको उसको खाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा वाला जो एग्जाम्पल है मनुष्य वाला, वो इसमें काउंट नहीं होता है। समझने के लिए हमने बात कही है वही, ठीक है। देखो आगे, शरीर के बाहर ही कर देते हैं तथा उसका अवशोषण करते हैं। देखिए, उसका विघटन क्या करेंगे? शरीर के बाहर करते हैं और अवशोषण बाद में करते हैं उसका। इसमें एग्जाम्पल फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम जैसे कवक इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो शरीर के बाहर जो हैं कौन कौन करता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है वो आपको याद रहना चाहिए। जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। जो अन्य जीव हैं वो क्या करते हैं? संपूर्ण भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, बॉडी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कहाँ करते हैं? शरीर के अंदर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि क्या हो, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा? शरीर, उस जीव के शरीर की जो अभिकल्पना मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर, और उसकी कार्यशैली, उसका जो फंक्शन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो भोजन ग्रहण किया जा रहा है वो किस पर निर्भर करेगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो जो जीव है उसकी अभिकल्पना और उसकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है। देखेंगे अभी कुछ अन्य जीवों, ठीक है, जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्या है? बिना मारे ही उनके क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बिना मारे ही पोषण प्राप्त करते हैं मतलब उसको भी जिंदा रखेंगे जिससे वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? परजीवी, ठीक है। क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। आगे बात समझ में? तो परजीवी क्या होता है, ठीक है, और एक होता है परपोषी, ठीक। तो ये परजीवी जिस जीव पर, ठीक है, पोषण प्राप्त करेंगे उसे क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। और जो
पोषण प्राप्त कर रहा है उसे क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। जैसे आप सभी को जानते होंगे, जूं तो जानते ही हैं सबके सब, ठीक है। तो जूं क्या होती है, हमारे जो भी मनुष्य हैं और जानवर हैं उनके क्या रहती है, बालों में रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या इससे मनुष्य मर जाता है क्या, बिल्कुल नहीं मरता है, ठीक है। लेकिन जूं को क्या होता है, पोषण तो प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है। इसको पोषण प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त हो रहा है, तो ये हमें याद रखना है, पोषण तो प्राप्त हो रहा है मतलब ये भी जिंदा है और ये भी जिंदा है, मनुष्य भी जो है जिंदा है, ठीक है। तो ये जो मनुष्य है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा, और जो जूं है वो क्या कहलाएगी, परजीवी कहलाएगी, ठीक है। देखते हैं आगे, यह है पोषक युक्ति। अब यहाँ पे देखो क्या है, किस किस का एग्जाम्पल है, अमरवेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अमरवेल क्या होती है, जो बड़े पौधे होते हैं उनके ऊपर एक पीले कलर की क्या होती है, अमरबेल, एक बेल जो है उनके ऊपर लगी होती है, जो पोषण कहाँ से प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करने के लिए वो उस बड़े पेड़ को क्या करती है, उपयोग करती है। आ रही है बात समझ में, उसी से अपना पोषण ग्रहण करती है, ठीक है। किलनी, किलनी ये हिंदी बहुत ज़्यादा टिपिकल लिखी हुई है, ये क्या होते हैं, टिक्स होते हैं, ठीक है। तो टिक्स होते हैं, टिक्स क्या है, चींचड़ जिसको बोल सकते हो आप। आ रही है बात समझ में, क्या बोल सकते हो, चींचड़, ठीक है। जो चींचड़ हैं वो होते हैं, जो आपने देखे होंगे गाय भैंसों के अंदर कभी देखे हों, तो उनको टिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, शरीर के बाहर चिपके रहते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। जूं भी सेम ही है, लीक और फीताकर्मी, या हमने 9th क्लास में पढ़ा है, फीताकर्मी टेप फॉर्म मनुष्य में, छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, शरीर में उपस्थित रहकर, ठीक है। अब देखो इनमें दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो शरीर के बाहर भी हो सकते हैं, शरीर के अंदर भी हो सकते हैं। ये हमें अभी ज़्यादा पढ़ना नहीं है इनके बारे में, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है, परजीवी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न होगा। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। एक कोशिकीय जीव है, उसमें अलग अलग तंत्र ही नहीं है, उत्तक ही नहीं है, तो उसमें जो भोजन ग्रहण किया जाएगा वो सिर्फ एक कोशिका की जो सतह है उसकी संपूर्ण सतह से ही किया जाएगा। आ रही बात। अब देखो, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग क्या हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा जो है एक कोशिकीय है ना, कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को क्या करता है, घेर लेता है। पहले हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कहना क्या चाहता है। तो यहाँ देखिए आप, ये अमीबा है, ये बाहर क्या पड़ा है, भोजन, ठीक है, खाद्य कण पड़े हैं। यहाँ क्या बनाएगा, अंगुली जैसे, ठीक है, अंगुली जैसे क्या बना रहा है, प्रवर्ध बना रहा है, जिसको क्या कहते हैं हम, कूटपाद या पादाब, ठीक है। सूडोपोडिया बोलते हैं इनको इंग्लिश में। हमें याद रखना है, कूटपाद या पादाब बनाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इसको अंदर ग्रहण करने में इसको आसानी रहती है। इसमें क्या बनती है, खाद्य रिक्तिका बनती है। बाद में क्या होगा, ये जो झिल्ली है वो घुल जाएगी, और घुलने के बाद क्या होगा, ये वापस नॉर्मल जो अमीबा है उसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से ये खाद्य पदार्थों या खाद्य कणों को क्या करते हैं, अपने शरीर में या अपनी कोशिका में लेते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो वापस यह प्रवर्ध भोजन को, कणों को, भोजन के जो कण हैं उनको घेर लेते हैं तथा संगलित होकर, ठीक है, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। जो जुड़ जाते हैं, दोनों जो होते हैं कूटपाद जो होते हैं वो वापस जुड़कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों की विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपचित जो है, अपचित जो पदार्थ हैं वो क्या है, कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ अमीबा हमारा। इसमें क्या है,
केंद्रक, और यहाँ मानते हैं हम ये अपचित पदार्थ। तो ये सतह की ओर गति करेंगे, ये सतह है इसकी ओर गति करेंगे और यहीं से क्या कर दिया जाएगा, वापस इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो पैरामीशियम आपने 9th में सभी एग्जाम्पल देखे हैं, सबके डायग्राम्स भी देखे हैं आपने। देखो पैरामीशियम भी एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाप गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढक लेते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए कि अमीबा में जो पोषण है वो समझाइए, तो आपको ये वाला डायग्राम बना देना है। और ये जो हमने अभी पढ़ा कि किस तरीके से वो खाद्य पदार्थों को अंदर लेते हैं और अपचित पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ये आपको वहाँ पर बता देना है। अब देखते हैं मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। मनुष्य में देखो क्या है, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है, ठीक है। चित्र जो है अभी देखेंगे हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है ये हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, एक क्रियाकलाप हमसे एक्टिविटी करवाई है। क्या एक्टिविटी करवाई है, देखो 1 ml हमने क्या लिया है, मंड। हमें याद रखना है क्या है ये, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये स्टार्च जो है पादपों में जो है क्या होता है, ऊर्जा जो संचित रूप होता है उसको कहते हैं क्या, स्टार्च कहते हैं, ठीक है। और जंतुओं में जो ऊर्जा संचित रूप होता है उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। पिछली क्लास में पढ़ा हमने, तो ये आपको याद रखना है, लिख लेना यहीं पे, ठीक है। जो स्टार्च है उसको क्या करेंगे, 1% जो घोल बनाना है उसका, और 2 परखने ले लेनी है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली है, और क्या किया, जिसका एक का नाम ए और एक का बी नाम दे दिया। परखने ली ए में 1 ml, यहाँ हमने क्या कर लिया, 1 ml ले लिया, ठीक है। यहाँ भी हमने 1 ml ले लिया है। अब 1 ml क्या लिया हमने, स्टार्च लिया था सबसे पहले, क्या लिया, स्टार्च लिया दोनों जगह पे। और फिर क्या लिया हमने 1 ml क्या डालनी है इसमें, लार डालनी है। एक में ए में तो हमने क्या कर देंगे, लार डालेंगे, और बी में नहीं डालेंगे। आ रही है बात समझ में। और कितनी देर तक रखना है, 20 से 30 मिनट तक इसको रखना है। अब प्रत्येक नली में कुछ बूंद क्या डालनी है, आयोडीन। अब क्या डालनी है, कुछ बूंद आयोडीन की डालनी है, ठीक है, आयोडीन की डालनी है। तो अब देखना है आपको कि किस जो है परख नली में, टेस्ट ट्यूब में आपको रंग जो है परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। देखो जो बी है टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर क्या होगा, परख नली बी के अंदर रंग जो है कैसा होगा, नीला रंग आएगा, ठीक है। ये हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का जब हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो या स्टार्च का जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके लिए आयोडीन टेस्ट यूज करते हैं, उसमें कैसा रंग आता है, नीला रंग आता है। तो बी है उसके अंदर नीला रंग आएगा, और ए है उसमें नीला रंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो हमने लार डाली थी 20 मिनट के अंदर उसने क्या किया, जो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट था उसको क्या किया, इसने तोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या होगा, रंग भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों, यह लार मंड की क्रिया के बारे में आप क्या दर्शाता है, ठीक है। तो लार क्या करती है, स्टार्च को छोटे छोटे जो हैं जटिल अणु से जो सरल अणुओं में तोड़ देती है। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सीधा हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस जो आपने पिछला पढ़ा था वो रिवाइज भी कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। स्वपोषी, ठीक है, और साथ में क्या था, विषमपोषी। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है ये हमें समझ लेना चाहिए। देखिए स्वपोषी में ये भोजन जो है स्वयं बनाएंगे, और यहाँ अन्य या यहाँ पे है कि
स्वपोषियों पर स्वपोषी जीवों पर निर्भर। ठीक है, तो ये स्वपोषी जीवों पर क्या होंगे, निर्भर होंगे। दूसरा हम बात करें तो यहाँ क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश जो है संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो है क्रिया होती है, और यहाँ नहीं होती है। ठीक है, थर्ड हम देखें, ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर पाते हैं। प्रकाश का उपयोग करते हैं और यहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, फोर्थ, अब देखो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, यहाँ पे उपस्थित होता है और यहाँ अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम देखें कि इसके उदाहरण लिखना चाहिए तो यहाँ हरे पौधे और साथ में कुछ जीवाणु, और यहाँ कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे पशु, मानव, पक्षी, ये सब क्या हैं, विषमपोषी हैं। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि मानव के अंदर जो पाचन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले आप खाना खाते हैं तो आपको सब कुछ पता है, इस और थोड़ा तो आइडिया सबको, सभी बच्चों को है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम खाना मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले कौन आएगी, जीभ। हमें पता चल जाता है कि हमने क्या खाया है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। ठीक है, तो सबसे पहले जीभ आएगी, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ग्रशिका में जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ग्रशिका से ये जाएगा आमाशय में। अब देखो आमाशय में ये एक आरेखीय चित्र है, तो यहाँ हमें याद रखना है कि आमाशय में जा रहा है तो वहाँ क्या होगा, पित्ताशय से कुछ रस आएगा। ठीक है, जो कहाँ पहुँचेगा, आमाशय में पहुँचेगा। उसको क्या कहते हैं हम, पित्त रस कहते हैं। आ रही है बात समझ में, पित्त रस कहते हैं। अब देखो अमाशय में भोजन आ गया, अमाशय से कहाँ पहुँचेगा, शुद्रांत्र में पहुँचेगा। शुद्रांत्र को हम क्या कहते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं। ठीक है, ये लंबाई में तो क्या होती है, लंबाई में तो बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन जो इसकी परिधि है, ठीक है, या कहीं मोटाई है, वो क्या होती है, पतली होती है या छोटी होती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम बोलते हैं हम, छोटी आंत्र बोलते हैं या शुद्रांत्र बोलते हैं। ठीक है, अमाशय से कहाँ पहुँचेगा, शुद्रांत्र में या छोटी आंत में पहुँचेगा, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में पहुँचेगा, बड़ी आंत से गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से जो भोजन कहाँ कहाँ तक जाता है। तो जीभ, मुख गुहा, ग्रशिका, अमाशय, शुद्रांत्र, वृद्धांत्र और गुदा द्वार। अब देखिए इसके बारे में एक बार और आइडिया लेते हैं कि कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं और कौन कौन सी जो ग्रंथियां हैं वो क्या क्या स्रावित करती हैं। तो देखिए यहाँ पर लार, ये कहाँ से निकलेगी, जो है सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब लार ग्रंथियों से। आ रही बात समझ में। और ये कहाँ होगी, मुंह में। तो सबसे पहले मुंह में जाएगा तो वहाँ पे लार आएगी। लार में क्या होगा, एमाइलेज एंजाइम होगा, एंजाइम होगा। ठीक है, एंजाइम होगा तो ये एंजाइम किसको तोड़ेगा, स्टार्च को तोड़ेगा। अभी हमने पढ़ा है स्टार्च या मंड को तोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पहले स्टार्च का तोड़ देंगे। उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, अमाशय में पहुँचेगा। अमाशय में कौन सी ग्रंथियाँ हैं, जठर ग्रंथियाँ हैं। कौन सी ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ। ठीक है, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ हैं, वो क्या करेंगी, HCl का स्रावण करेंगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो उसका स्रावण करेंगी। और क्या स्रावण करेंगी, पेप्सिन का स्रावण करेंगी।
ठीक है। जो पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। और किसका श्रावण करेंगी, श्लेष्मा का श्रावण करेंगी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, म्यूकस भी बोलते हैं। ये म्यूकस क्या करेगा, जो हमारा अमाशय होगा, ठीक है, जो हमारा अमाशय है उसकी जो सतह है उसके ऊपर इस तरीके से चिपका रहेगा। और यहाँ पे जो HCl बन रहा है उस HCl से जो है अमाशय की जो भित्ति है या दीवार है उसको कहें कि क्षति से रोकेगा, क्षति होने से रोकेगा, या यूँ कहें कि अम्ल जो है उससे क्रिया करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसमें छेद कर सकता है, तो उससे बचाएगा। तो कौन है, म्यूकस है। आ गई बात समझ में, ठीक है। यहाँ बात करते हैं शुद्रांत्र की। शुद्रांत्र में क्या होगा या ये क्या है, छोटी आंत्र, ठीक है, छोटी आंत्र भी कह सकते हो उसको। देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों ही पदार्थों का क्या होगा, सभी का पाचन होगा, ठीक है, याद रखना है हमें। अब आती है यकृत की बात। तो यकृत से क्या निकलेगा, पित्तरस निकलेगा। पित्तरस जो है किसके पाचन में काम आएगा, तो वसा के पाचन में काम आएगा। अग्नाशय, अग्नाशय की बात करें तो इसमें से कौन सा एंजाइम निकलेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलेगा, जो प्रोटीन के क्या है पाचन में सहायता करेगा। जो है शुद्रांत्र, शुद्रांत्र जो है आंत्र, इससे क्या निकलेंगे, आंत्र रस, ये भी पाचन में सहयोग करेंगे। शुद्रांत्र में क्या होते हैं, दीर्घ रोम या विलाई होते हैं, ठीक है, जो किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ये अंगुली जैसे नुमा कुछ संरचनाएं क्या होती है हमारे शुद्रांत्र में होती है, छोटी आंत्र में होती है, जो क्या करती हैं, आंत्र का सतह का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाती है, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम या विलाई बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आगे, तो ये आपको समझ में आ गया, एक जगह पर सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल गई यहाँ पे। अब हम एक बार बुक से भी पढ़ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इस डायग्राम को। सबसे पहले क्या है, जीवा, जीभ है हमारी, फिर मुख गुहा, फिर क्या आ रही है ये ग्रशिका, जो कहाँ से कहाँ तक ले जा रही है भोजन को, मुख गुहा से अमाशय तक लेके जा रही है, ठीक है। अब देखो क्या है, अमाशय, ये हमारा क्या है, अमाशय है, समझ गए, ये अमाशय है। यहाँ की ये किससे जुड़ा हुआ है, फिर सीधा छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। ये जो आपको गुथी हुई दिख रही है ये क्या है, छोटी आंत्र या शुद्रांत्र है, ठीक है। फिर किससे जुड़ेगा, ये जाके वृद्धांत्र से जुड़ेगा, ये है बड़ी आंत, ठीक है। और ये सब लास्ट में गुदा द्वार। अब इसके अंदर कुछ सहायक ग्रंथियां हैं, ये तो आहार नली हो गई, कुछ सहायक ग्रंथियां हैं जो क्या करती हैं, पाचन में सहयोग करती है। देखो क्या क्या हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करें लीवर की, ठीक है, तो ये क्या है, लीवर है हमारा। और यहाँ पे क्या है, पित्ताशय, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पित्ताशय, जिसमें क्या होता है, पित्त रस का भंडारण होता है, ठीक है। और ये पित्त नली द्वारा अमाशय तक जुड़ा रहता है, ठीक है। ये जो आपको ये जो बड़ा सा दिख रहा था वो क्या है, लीवर, या इसको क्या कहते हैं, यकृत भी बोलते हैं हिंदी में। ये क्या है, ये है हमारा अग्नाशय, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये हमें समझ में आ गया सारा कि ये क्या क्या खेल है, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब देखते हैं, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है, ठीक है। एक ही नली है हमारे पास, भोजन नली, उसी से होकर सारा भोजन गुजरता है और सभी का पाचन होता है, सभी से हमें ऊर्जा भी मिल रही है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो वो छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करते हैं, दांत करते हैं हमारे, क्योंकि आहार का अस्तर बहुत जो है क्या होता है, कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है। अब भोजन को गीला कैसे करेंगे, जो लार ग्रंथियां हैं वो क्या करेंगी, लार का श्रावण करेंगी, ठीक है। लार श्रावित होंगी तो भोजन को क्या होगा, थोड़ा गीला हो जाएगा, ठीक है, ताकि इसका मार्ग क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो आसानी से वो ग्रसिका द्वारा अमाशय तक पहुंच पाएगा। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं,
ठीक है। तो हमारे मुंह में क्या जाता है, सबसे पहले पानी ही आता है। यह वास्तव में केवल पानी नहीं होता है, ठीक है, केवल जल नहीं होता है। ये क्या होता है, लार ग्रंथि या लाला ग्रंथियों से निकलने वाला क्या है, एक रस है, जिसे लाला रस या लार कहते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। ये जो लार रस है या लार है वो कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथियों से निकलता है। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है, ठीक है। उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, जटिल होती है। तो उसको छोटे छोटे जो अणु हैं उनके अंदर तोड़ना भी है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित या तोड़ना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम की परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए कि जटिल संरचना वाले पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए जिन जैव उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। लार में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं हम, एमाइलेज या एमिलेज कहते हैं। ये क्या करता है, अभी हमने पढ़ा हुआ ये, तो अब हमें सारी चीज़ें पहले से पता है। जो एमाइलेज है वो क्या है, स्टार्च को तोड़ेगा, ठीक है, सरल शर्करा में तोड़ देता है। भोजन को चबाने के दौरान जो पेशीय जिह्वा है भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है, ठीक है। जीभ क्या करती है, लार और जो भोजन है उसको अच्छे से मिक्स करने का काम करती है। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए आगे, आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से उसकी गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो उसकी जो गति है वो भी होती रहनी चाहिए। यह क्रमांकुंचन गति, ठीक है, कौन सी गति है, क्रमांकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है, ठीक है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस, ठीक है, जो ग्रसिका है उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। तो ये आपको अगर वो रे डायग्राम है, आरेखीय चित्र याद है तो आपको याद होगा कि मुंह के बाद आमाशय तक कैसे पहुंचेगा, ग्रसिका द्वारा पहुंचेगा। आमाशय एक क्या है, बड़ा अंग है जो भोजन को अपने, जो भोजन उसके अंदर आएगा तो वो फैल जाता है, ठीक है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। तो इसमें क्या होगा, वहाँ पर जो अन्य पाचक रस हैं उनको मिलाने में सहायता कौन करती है, आमाशय की पेशीय जो भित्ति है वो करती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित कौन, जठर ग्रंथियां के द्वारा संपन्न होते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा, पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। यह हमें याद रहना चाहिए कौन कौन सी, HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा का स्रावण। HCl क्या करेगा, HCl अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। पहले बात तो हमें याद रखना है, जो आमाशय का जो pH होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया के लिए सहायक होता है। अब ये जो अम्लीय माध्यम हमने बनाया है वो पेप्सिन जो एंजाइम है उसके लिए सहायक होगा, और पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ता है। आपके विचार में अम्ल और कौन कौन सा कार्य करता है, अगर हमें थोड़ा सा याद हो और थोड़ा सा हम जानते हों, तो भोजन हम खाते हैं तो हम सब बैक्टीरिया को क्या हटा के खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, हम अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें, पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो वो क्या होगा, जब उनको अम्लीय माध्यम, आमाशय के अम्लीय माध्यम में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वो मर जाएंगे। तो ये क्या करता है, सुरक्षा का भी काम करता है, ठीक है। देखो आगे, अम्ल सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है, ठीक है। अब ये जो श्लेष्मा है, म्यूकस जिसको बोल रहे थे, वो क्या करता है, आमाशय के जो आंतरिक भित्ति है आमाशय की, उससे क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये भित्ति जो है इसकी सुरक्षा कौन करता है, श्लेष्मा करता है। ये हमने अभी देखा था, हमने एक बार देखा होगा, काफ़ी बार जो बड़े लोग हैं उनके अंदर क्या होता है, एसिडिटी या अम्लता की शिकायत सुना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एसिड कौन,
HCl की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसका संबंध क्या उपरोक्त से तो नहीं है। और अगर हम एसिड बढ़ेगा तो म्यूकस जो है वो काम थोड़ा कम करेगा, और जो हमारे क्या है आमाशय की भित्ति है उसमें क्या हो सकता है, छेद भी हो सकते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम, अल्सर बोलते हैं। तो वो हमें यहाँ पे नहीं याद रखना है, हमें इतना याद रखना है कि वो हमारे बॉडी के अंदर अम्लता जो बढ़ने से एसिडिटी होती है। ठीक है, आमाशय में भोजन अब शुद्रांत्र में प्रवेश करता है। आमाशय से कहाँ, शुद्रांत्र, इसको क्या बोलते हैं हम, छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। शुद्रांत्र आहार नाल का क्या है, सबसे लंबा भाग है। तो आपसे पूछा जाए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो वो छोटी आंत है। नाम उसका क्या है, छोटी आंत है या शुद्रांत्र है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो सबसे लंबी है। कैसे, अत्यधिक कुंडलित होने, मतलब इस तरीके से गुथी हुई होती है ये होने के कारण यह सहत स्थान में, कम स्थान में क्या होती है, अवस्थित होती है, स्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में शुद्रांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। अब देखो, जो छोटी आंत है उसकी लंबाई किस पर निर्भर करेगी कि वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है। शाकाहारी हैं तो उनको क्या करेगा, सेल्यूलोज, वो क्या खाते हैं, पादपों को खाते हैं, और पादपों में क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, तो ये जो सेल्यूलोज है उसके पाचन के लिए क्या होता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगेगा। तो जो शाकाहारी हैं उनको जो छोटी आंत है उनकी लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो शाकाहारी जो जीव हैं उनके अंदर जो छोटी आंत है या शुद्रांत्र है उसकी लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। और जो मांसाहारी हैं वो सेल्यूलोज का जो है सेल्यूलोज को ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनके जो खाद्य पदार्थ हैं उसको पाचन करने के लिए समय कम आवश्यकता होती है, तो छोटी आंत की लंबाई भी क्या होगी, कम होगी। समझ गए बात को। नेक्स्ट देखो, अब आगे कह रहे हैं, घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पाचन के लिए लंबी शुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल होता है, जैसे बाघ मांसाहारी शुद्रांत्र उनकी क्या होती है, छोटी होती है। यह हमें याद रखना है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। देखो, शुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का क्या है, स्थल है। शुद्रांत्र के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से क्या होती है, श्रावण भी प्राप्त करती हैं। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है तथा और अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। ठीक है, तो अमाशय में हमने पढ़ा था कि कौन सा अम्ल था, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। अब आ गया है कहाँ पर, शुद्रांत्र में। शुद्रांत्र में क्या होगा, अग्नाशय रस आएंगे। ठीक है, अग्नाशय के जो एंजाइम भी आएंगे उनकी क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो यहाँ पे माध्यम कैसा होगा, क्षारीय होगा। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। शुद्रांत्र में वसा जो है, देखो ये क्या हो गया, यकृत से जो निकलने वाले पित्त रस हैं वो क्षारीय माध्यम बना देंगे। और क्या होगा, अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, वसा को क्या है, छोटी छोटी जो बड़ी जो गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। अब क्या होगा, अगर उस पर एंजाइम काम नहीं करेंगे, अगर बड़ी बड़ी गोलियां हैं तो उसे छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ना होगा। तो पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी जो है गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो पित्त रस का क्या काम हुआ, पित्त रस का काम हुआ कि जो वसा की गोलिकाएं हैं उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। ठीक है, और यह कैसे होगा, यह साबुन पर मेल पर, साबुन का जो मेल है, साबुन का मेल पर इमल्सीकरण की तरह ही है। ये हम जो पढ़ते हैं अध्याय 4 में पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप डायग्राम भी देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम वहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे।
अग्नाशय। अग्नाशय रस का स्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। याद रखना है हमें, ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है, या अग्नाशय से जो स्रावण होते हैं उसके अंदर उपस्थित होता है। इमल्सिवकृत जो वसा है उसके पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। समझिए बात को, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी बार कि लाइपेज जो वसा है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइपेज एंजाइम। शुद्रांत्र की भित्ति में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो आंत्र रस का क्या करती है, स्रावण करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को किसमें, अमीनो अम्लों में, ठीक है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ये हमें याद रखना है कि जो प्रोटीन होगी उसको अमीनो अम्लों में तोड़ दिया जाएगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट होंगे उसको ग्लूकोज में, और वसा होगी उसको अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या होगा। पचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है, ठीक है, और शुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे क्या होंगे, प्रवृद्ध होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, दीर्घरोम कहते हैं, या फिर अभी हमने पढ़ा था विलाई कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो दीर्घरोम या विलाई का क्या काम होता है, अभी हमने देखा था किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से ये संरचनाएं होती हैं, अंगुली जैसे प्रवृद्ध होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी आंत हैं उसका क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे अवशोषण क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इतनी जगह मिल रही है अवशोषण के लिए, तो ये क्या करता है, अवशोषण की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है, तो अवशोषण अधिक होगा। यहाँ पर दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की क्या होती है, संख्या अधिक होती है, जो बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। तो ये जो भोजन था वो हमने अवशोषित कर लिया, अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका तक उस भोजन को पहुंचा दिया जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, उससे ऊर्जा प्राप्त की जाएगी और नए ऊतकों का निर्माण भी किया जाएगा, और पुराने ऊतकों के जो मरम्मत है वो भी की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। बिना पचा भोजन वृदांत्र, ठीक है, में भेज दिया जाता है, मतलब बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ तक जो है छोटी आंत तक जो पाचन हो गया, अब जो नहीं पचा है उसको वृद्धांत्र में भेज दिया जाएगा, बड़ी आंत में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का क्या करेंगे, अवशोषण कर लेंगे। आगे बात समझ में, यहाँ तो क्या कर रहे हैं, वो पचित भोजन का क्या कर रहे थे, अवशोषण कर रहे थे, और जो बड़ी आंत है उसके अंदर क्या करेंगे, जल का अवशोषण कर लेंगे। बॉडी जो है हमारे शरीर के अंदर जो अपचित भोजन है उसके अंदर से क्या होगा, जो जल है, ठीक है, पानी है, उसका क्या करेंगे, अवशोषण कर लेंगे, वापस ले लेंगे अंदर बॉडी के। अन्य पदार्थ जो हैं, जो अब बिल्कुल भी जिसके अंदर पानी भी नहीं है और अपचित पदार्थ है, उसको गुदा के द्वारा शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। इस वृज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये हमारा हो गया पाचन। अब देखो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है बच्चों के लिए, दंत शरण। ठीक है, दांतों का शरण, यहाँ पे डेंटल कैरीज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज। आपने एक ऐड देखा होगा, क्या आपको केविटी है, तो वही है ये। यहाँ पर देखो दंत शरण या दंत क्षय, इनेमल। इनेमल क्या होता है, जो हमारे टीथ होते हैं उसका बाहरी जो आवरण बनता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। ठीक है, तथा डेंटिन के स्नेह धीरे धीरे मृदुकरण, ये जो हमारे दांत है उसकी जो बाहरी आवरण है उसका धीरे धीरे क्या होना, कोमल होना। मृदुकरण मतलब कोमल, कोमल या फिर कमज़ोर होना। ठीक, हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो दांत है बहुत मजबूत होता है, अगर ये कोमल हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा तो हमें खाने में परेशानी होगी। तो देखो क्या होता है, इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करते हैं। ठीक है,
क्या होगा, जीवाणु क्या करते हैं, शर्करा पर क्रिया करते हैं। अब शर्करा कहाँ से आएगी, जो हम भोजन कर रहे हैं, हमने भोजन किया और हमारे दांतों को क्या हो गया, चिपका हुआ रह गया। हमारे जो मुंह है उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, रोज़ प्रेजेंट है वो तो, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो जीवाणु है ये हमारे भोजन के अंदर क्या होती है, शर्करा होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके ऊपर क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, शर्करा से अम्ल बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, अम्ल। और ये अम्ल क्या करेगा, हमारे जो टीथ है, हमारा जो दांत है उसके जो है सतह पर क्रिया करेगा, उसकी सतह पर क्रिया करेगा तो क्या होगा, ये जो हमारे इनेमल है वो कोमल हो जाएगा या गल जाएगा, यूँ कहें कि हम क्या होगा, कोमल हो जाएगा, या फिर जो इसकी सतह है वो गल जाएगी, ठीक है, याद रखना है हमें। अम्ल बनाते हैं तब इनेमल मृदु तथा विखनिजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाती हैं और इसे क्या क्या बनाती हैं, देखो जीवाणु कोशिका मिल गई और खाद्य कण मिल गए और ये दांतों के चिपक जाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, दंत प्लांक या फिर डेंटल प्लैक, ठीक है, बनाते हैं। दंत प्लांक को, ये जो प्लाक है ये दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। लार कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है, क्षारीय होती है, तो अम्ल को क्या करती है, वो उदासीन बनाकर रखती है ताकि जो हमारे दांत हैं वो ख़राब नहीं हो। लेकिन ये जो डेंटल प्लैक है, ठीक है, ये जो हमारे दांत हैं उसके ऊपर कुछ क्या हो जाता है, हमारे किसी के काले पड़ जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये जो काले पीले पड़ जाते हैं तो वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जीवाणु और खाद्य कण क्या होते हैं, चिपक गए हैं। अब ये जीवाणु क्या करेंगे, इसके ऊपर अम्ल का निर्माण करते रहेंगे और इस दांत को क्या करेंगे, कमज़ोर कर देंगे, ठीक है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजन के बाद हमें दांतों को क्या करते हैं, ब्रश से साफ कर देना चाहिए और जो हमारे ये प्लाक है उसको हटा देना चाहिए। यदि अनुपचारित रहता है, इसको हटाया नहीं जाता है, तो सूक्ष्म जीव क्या होगा, ये जो प्लाक है इसको हटाया नहीं जाता है तो ये क्या करेंगे, ये सूक्ष्म जीव कहाँ करेंगे, मज्जा, इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे तथा उसके बाद क्या होगा, हमारे दांतों में दर्द होता है और कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो बाद में क्या कर रहे हैं, हमें दांत निकलवाने भी पड़ते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें भोजन के बाद क्या करना है, हमेशा ब्रश करनी है, ठीक है। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने हैं। हमने बता दिया आपको स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर हमको लिखवा दिया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है, तो हमें याद है कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, देखो सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, तो वो हमें सूर्य से मिल रहा है। और क्या होती है, CO2, ये कहाँ से मिल रही है, वातावरण से मिल रही है, ठीक है। जल जो है जड़ों द्वारा कहाँ से, मृदा से मिल रहा है, ठीक है। और क्लोरोफिल, ये पादप के अंदर खुद के अंदर होता है। तो ये हमें समझ में आ गया, कच्चे पदार्थ हो गए। और क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो अम्ल की भूमिका क्या है, एक तो हमारे क्या है, शरीर में जो पाचन का कार्य करेगा ये, ठीक है। दूसरा, हमारे शरीर में जो बाहरी जो जीवाणुओं से रक्षा करेगा, ठीक है, जो खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर आ जाते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, ये पाचक एंजाइम विभिन्न जो हैं खाद्य पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं। जैसे हमें याद रख लेना है, ठीक है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल लिख देने हैं, ट्रिप्सिन के एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम, ये सारे के सारे लाइपेज एंजाइम, ये सब के एग्जाम्पल लिखकर हमें बता देने हैं। बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है, तो पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए क्या है, वहाँ पर दीर्घ रोम या विलाई पाए जाते हैं। विलाई क्या करता है, विलाई जो है सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, ये हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। विलाई क्या करता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। इस तरीके से क्या होता है, विलाई होता है। तो ये क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो ये दीर्घ रोम, इनको क्या कहते हैं हिंदी में, दीर्घ रोम भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे श्वसन। तो आप पढ़ के आइएगा कि श्वसन क्या है,
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।